और भाई क्या हाल चाल। मैं हूं लवकेश दुबे और जिस चैनल पर आप लोग मुझे देख रहे हैं वो है बोर्ड केमिस्ट्री। अब ठोस अवस्था चैप्टर में आप लोगों का जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठोसों के चुंबकीय गुण। तो पिछले क्लास में 11th में आप लोगों ने चुंबकीय गुणों के बारे में इतना तो पढ़ रखा होगा कि मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। ये दोनों आप लोगों ने शायद पिछले क्लास में क्लास 11th में पढ़ रखे होंगे, पढ़ा दिया जाता है। अच्छा, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के पीछे किसी पदार्थ के अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय होने के पीछे रीजन क्या होता है ये भी आप लोगों को मालूम होगा कि अगर किसी भी पदार्थ में, जैसे कि कोई अणु है या कोई परमाणु है या कोई आयन है, उसके अंदर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, युग्मित तो सभी में होते हैं, शुरुआत की जो कक्षाएं होती हैं उनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, बस लास्ट में जो कक्षाएं होती हैं उनमें या तो युग्मित भी हो सकते हैं और या फिर अयुग्मित भी हो सकते हैं। तो आपको बता रखा होगा किसी ने कि जब किसी भी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तो वो अनुचुंबकीय होता है, और जब किसी पदार्थ में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, मतलब कि पेयर्ड होते हैं, जोड़े में होते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता, मतलब कि नॉन पेयर्ड कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो ये दोनों तो आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को भी पढ़ना है और साथ में कुछ और भी टाइप है उनको भी पढ़ना है। तो सबसे पहले उन्हीं से स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय से। तो सबसे पहला टाइप जो है भाई वो है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय को पहले ले लेते हैं। प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय में आपको मालूम है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, या फिर कह दो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर्ड होते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि प्रतिचुंबकीय मतलब कोई पदार्थ अगर प्रतिचुंबकीय है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा? तो व्यवहार ऐसा होता है भाई, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं इनको जब आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे या चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखोगे तो ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एक पदार्थ है ये, और इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब कि युग्मित है, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। अगर इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, तो ये क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होगा। ठीक है भाई, तो यही हो गया आपका प्रतिचुंबकीय। बिहेवियर भी पता चल गया और क्यों होता है ऐसा वो भी पता चल गया, क्योंकि इनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है कि उनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होते हैं? प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं दुर्बल रूप से। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, या फिर कह सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र में रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। तो इसको मिटाएं, प्रतिचुंबकीय की लिखवा दें, पूरी डेफिनेशन क्या है, भाषा क्या है, जो आपको परीक्षा में लिखनी होगी। तो ये हो गया आपका प्रतिचुंबकीय, ऐसे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, या ये भी बोल सकते हो कि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, बात एक ही है। ये चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। इनका एग्जाम्पल है NaCl, V2O5 और TiO2। ठीक है भाई, NaCl वही सोडियम क्लोराइड, ये वेनेडियम ऑक्साइड और ये टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गए एग्जाम्पल, प्रमुख रूप से जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। वैसे पूरा का पूरा ऐसे लॉन्ग फॉर्म में ये कम पूछा जाता है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल पूछ दिया जाता है, लक्षण पूछ दिया जाता है। लक्षण माने बिहेवियर, चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह से ये बिहेव करते हैं, या फिर रीजन पूछ दिया जाता है कि क्यों ऐसा होता है। तो रीजन है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, बिहेवियर है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, और एग्जाम्पल आपके ये है। इसको नोट करिए, फिर इसको हटाएं, उसके बाद अगला टाइप लें। तो अगला है भाई आपका अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं,
युग्मित तो सभी में उपस्थित होते हैं, लेकिन अयुग्मित किसी किसी में उपस्थित हो भी सकते हैं और किसी किसी में नहीं भी हो सकते हैं। तो अनुचुंबकी वो वाले होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो यही सब बातें इसमें लिखनी है और साथ साथ इसके एग्जाम्पल भी दे देंगे हम आप लोगों को। तो अनुचुंबकीय का हमने सारा कुछ मैटर यहाँ लिख दिया है। ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वो होते हैं अनुचुंबकीय। बिहेवियर ये होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, मतलब जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में लाओगे तो ये दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे। इसके एग्जाम्पल हो गए O2 Cu2+ और Fe3+। ठीक है, अब O2 की जब आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें कोई भी युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसकी बनती है। लेकिन जब इसकी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द्वारा बनाओगे, मतलब कि आणविक कक्षक सिद्धांत, उसके हिसाब से जब देखोगे तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएंगे। वो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो एक अलग टॉपिक है क्लास 11th का, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी, जो कि आपको लिए जब हम बना देंगे तो आप उसको देख लेना। ठीक है, अब देखो मालूम होता क्या है इसमें, अनुचुंबकीय की कहानी समझो। देखो अनुचुंबकीय में अच्छा, जब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, अब उनकी तो बात ही नहीं करनी, दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहे हैं, यानी कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहाँ केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को आपको दिखाएंगे, पेयर्ड को दिखाएंगे नहीं। जो जब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं, वो वाली कहानी प्रतिचुंबकीय के साथ खत्म हो गई। अब आगे जितने भी टाइप आएंगे उनमें सभी में जो बात होगी वो होगी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से। ठीक है, तो नॉन पेयर्ड की बात होगी। अब इसके आगे वो और भी टाइप आएंगे, फेरो चुंबकी या लौ चुंबकी जिसको बोलते हैं, प्रतिलौ चुंबकी, फेरी चुंबकी, इनमें सब में बात होगी काहे की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की। तो हम यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कहानी आपको दिखाएंगे। देखो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनुचुंबकीय की बात कर रहे, अनुचुंबकीय की, तो अनुचुंबकीय पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने किसी भी डायरेक्शन में स्पिन करते हुए होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, मतलब रैंडम। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन है, अभी चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में नहीं लाए हैं हम इसको, कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है, मान लो ये है अनुचुंबकीय पदार्थ कोई, अभी ये चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में नहीं आया है। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके जो स्पिन होंगे, मतलब चक्रण जो होंगे वो रैंडम होंगे किसी भी डायरेक्शन में। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है और दूसरे का चक्रण इस डायरेक्शन में हो रहा है, तीसरे का इधर हो रहा है, चौथे का इधर हो रहा है, पांचवें का इधर हो रहा है, ऐसे करके किसी भी डायरेक्शन में इनके चक्रण हो रहे हैं अभी। लेकिन जब इस पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाएंगे, यानी कि आगे पीछे से चुंबक लगा देंगे इधर से, ठीक है भाई, चुंबक लगा दिया, एक तरफ नॉर्थ पोल लगाया, एक तरफ साउथ पोल लगाया, ऐसे करके नॉर्थ साउथ पोल लगा दिया, मान लो कहीं भी नॉर्थ मान लो, कहीं भी साउथ मान लो। ठीक है, केवल सुविधा के लिए, समझने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की वजह से किसी एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, मतलब इनका जो विन्यास होगा वो एक ही डायरेक्शन में सभी का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा देखो बना के दिखाते हैं, इसको हटाएं यहां से। ऐसे करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी नॉर्थ साउथ पोल होता है। अब होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, तो इसका ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया ऊपर वाला नॉर्थ पोल, ऐसे करके। अब देखो कैसे होगा, इसका ये साउथ ये नॉर्थ, ऐसे करके, ऐसे करके हो जाएंगे। मतलब कि आपने जो नॉर्थ साउथ लगाए होंगे वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस हिसाब से व्यवस्थित कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन का साउथ आपके नॉर्थ की तरफ रहे, मतलब आपने जो नॉर्थ लगाया है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का साउथ रहेगा। देखो नॉर्थ अभी इलेक्ट्रॉनों का साउथ, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का नॉर्थ वो आपके द्वारा लगाए गए साउथ के सामने, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं ये जब चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, इसका आपने जो ये नॉर्थ लगाया है इसके सामने इस इलेक्ट्रॉन का साउथ है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो नॉर्थ है वो आपके द्वारा लगाए हुए साउथ के सामने है। तो इस तरह से ये व्यवस्थित हो जाते हैं।
जब चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में हम लाएंगे और जब चुंबकीय क्षेत्र इसका हटा देंगे तो ये पहले की तरह ही रेंडमाइज हो जाएंगे, जैसे पहले थे, इधर उधर, किसी का मुंह किधर किसी का मुंह किधर, इस तरीके से अव्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है इसमें कहानी कि चुंबकीय क्षेत्र लाए तो इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो गए और ये क्या हो गया, दुर्बल रूप से इसमें आकर्षण पैदा हो गया, और जब हमने चुंबक को हटाया तो ये क्या हुआ कि ये रेंडमाइज हो गए फिर से, मतलब जैसे इधर उधर हो गए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इनके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, मतलब जो चुंबकीय गुण था, वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप चुंबक लगाओगे, चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे, इनमें चुंबकीय गुण आ जाएगा, और आप चुंबक हटाओगे तो इनका चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। ये होता है अनुचुंबकीय में। ठीक, और इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका लौह चुंबकीय, या अंग्रेजी में बोलते हैं उसको फेरोमैग्नेटिक, कहीं कहीं फेरो चुंबकीय भी लिख देते हैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। तो उसकी कहानी देखो, उसकी कहानी और इसकी कहानी में डिफरेंस बहुत बड़ा है, और अगर समझोगे नहीं तो आपको ये लगेगा कि कोई डिफरेंस ही नहीं है फेरो चुंबकीय और अनुचुंबकीय में। अगर समझोगे नहीं तो लगेगा कोई डिफरेंस नहीं है, और अगर समझोगे तो बड़ा डिफरेंस लगेगा। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें भी उपस्थित होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें भी उपस्थित होंगे, जो हम इसके आगे बताएंगे। तो ये बात अगर समझ गए हो, अच्छा इस तरह से यहाँ पे बना देते हैं। अब हम केवल यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। ठीक है, युग्मित जो पेयर्ड वाले हैं उनको तो शो ही नहीं करना, क्योंकि उनकी वजह से कुछ होना ही नहीं है। जो भी होना है नॉन पेयर्ड की वजह से होना है, तो यहाँ पे हम नॉन पेयर्ड ही शो करेंगे। अगर आप चाहो तो अपनी सुविधा के लिए यहाँ बना भी सकते हो। जैसे मान लो कोई पदार्थ है, यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे कि कोई पदार्थ है, उसके इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे केवल हम। ठीक है, पदार्थ को नहीं दिखाएंगे, केवल उनके जो नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको दिखाएंगे यहाँ पे। मान लो कि अभी कोई पदार्थ है, उसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से रैंडमली अरेंज्ड हैं, ऐसे करके। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अरेंज्ड हैं, अयुग्मित, सारे के सारे ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये मत मान बैठना कि इनका दोनों का पेयर है। ठीक है, हम अयुग्मित ही दिखाएंगे, नॉन पेयर्ड, पेयर्ड वाले दिखाएंगे ही नहीं यहाँ। ठीक है, क्योंकि उनसे कोई मतलब ही नहीं है। अभी ये स्थिति है जब चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में ये पदार्थ नहीं आया है तब। ठीक, अभी इसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में लाएंगे तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी जब इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में लाए। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चुंबकीय क्षेत्र में जब इसको लेके आए, नॉर्थ साउथ पोल मान लो, ठीक है, मान लो, तो इस तरह से ये एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो गए, संरेखित हो गए, या फिर कहते हैं विन्यासित हो गए, कुछ भी व्यवस्थित हो गए। ठीक, अब जैसे ही हम ये चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे, इनकी कंडीशन फिर से यही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति और यहां पे लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को देखकर या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर हम ये डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि ये अनुचुंबकीय है या फिर लौह चुंबकीय है। या तो रट्टा मार लो, कहानी इलेक्ट्रॉनों की बिल्कुल सेम होती है, लेकिन व्यवहार केवल अलग अलग होता है, उस व्यवहार को समझना है। ठीक, तो ये अनुचुंबकीय वाली कहानी पूरी नोट करो, फिर उसके बाद लौह चुंबकीय वाली देखें, नोट करो उसको। तो अगला जो है आप लोगों का भाई लौह चुंबकीय, या फिर इसको फेरो चुंबकीय भी बोल देते हैं, अंग्रेजी में फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी भी इलेक्ट्रॉनों की कहानी बिल्कुल सेम होती है अनुचुंबकीय की तरह। अनुचुंबकीय में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को देख के ये डिफरेंस कर पाना कि ये पदार्थ अनुचुंबकीय है या फेरोचुंबकीय है, ये बात आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे, डिफरेंस कर पाना संभव नहीं है। डिफरेंस होगा जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के
संपर्क में लाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाएंगे, होगा क्या कि जब लौह चुंबकीय की बात कर रहे हैं, लौह चुंबकीय वाले पदार्थ को आप मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में लाए, मतलब नॉर्थ साउथ पोल लगाया आपने, तो क्या होगा कि ये प्रबल चुंबकत्व दिखाएगा, मतलब कि आकर्षित होगा और बहुत स्ट्रांगली आकर्षित होगा, ठीक। लेकिन खास बात ये होगी कि जब आप चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी लोगे, जब चुंबकीय क्षेत्र को हटा दोगे, उसके बाद भी ये उसी तरह चुंबकत्व प्रदर्शित करता रहेगा। मतलब कि ये पदार्थ जो होते हैं, ये एक बार चुंबकीय क्षेत्र में लाने के बाद परमानेंट मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगते हैं। परमानेंट मैग्नेट मतलब हमेशा के लिए चुंबक बन जाते हैं, ठीक है। अभी कोई कहेगा कि तो फिर लोहे को हम चुंबकीय क्षेत्र में, इसके एग्जाम्पल में लिखा है CrO2 Fe माने आयरन, मान लो लोहा, कोबाल्ट, निकल। तो अभी कोई कहने लगेगा कि अगर लोहे को हम चुंबक दिखाएं तो वो परमानेंट चुंबक तो बन नहीं जाता है। आपने उसको लोहे को चुंबक दिखाया तो वो परमानेंट चुंबक बन गया, ऐसा थोड़ी होता है। हम सब जगह जहाँ जहाँ लोहा है वहाँ वहाँ चुंबक दिखाएं सबको और वो हमेशा के लिए चुंबक बन जाए। तो देखो ऐसा है भाई कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र लगाने की हम बात करते हैं, इन शॉर्ट इतना समझो कि ये हल्के फुल्के चुंबकीय क्षेत्र से नहीं होगा, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ता है, बहुत हैवी, ठीक है, तब जाके ये काम हो पाता है, और जो कि हम लोगों के बस का नहीं है, ठीक है। अगर आप जितना भी रिक्वायर्ड मजबूती है, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की, जब उतनी दोगे तो ऐसा हो जाएगा कि लोहे को जब आप उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र, उतना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र दे दोगे एक बार, तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है, हल्के फुल्के से नहीं होगा। तो होता क्या है, देखो होता क्या है इसमें, क्यों ऐसा होता है कि ये परमानेंट मैग्नेट हो जाते हैं। जैसे कि मान लो अभी कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है और अभी उसे एक भी बार चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में नहीं लाया गया है, तो उसके भी जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो अनुचुंबकीय वाले की तरह रेंडमाइज हैं, इधर उधर डायरेक्शन में है। अब क्या किया आपने, उसको चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाए, हल्के फुल्के नहीं, हैवी चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाए, मजबूत वाले में, ठीक। तो क्या होगा, वो अपने आप को एक ही डायरेक्शन में व्यवस्थित कर लेंगे, मतलब कि जो आपने नॉर्थ लगाया होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का साउथ, और जो आपने साउथ लगाया होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अपना नॉर्थ कर लेगा, मतलब सीध में आ जाएंगे सभी के सभी, ठीक। और उसके बाद जब आप उस चुंबकीय क्षेत्र को हटा दोगे, तब भी चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन अपनी जो स्थिति है उसको बरकरार रख लेंगे, मतलब दोबारा से वो रेंडमाइज नहीं होंगे, जैसा कि अनुचुंबकीय में होता था। अनुचुंबकीय में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, वो अलाइंड हुए एक ही डायरेक्शन में, आपने मैग्नेटिक फील्ड हटाया, वो फिर से रेंडमाइज हो गए, मतलब इधर उधर उन्होंने अपना मुंह कर लिया। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब तक चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में वो पदार्थ नहीं आया है, फेरो चुंबकीय वाला, तब तक क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रेंडमाइज है। जैसे ही आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया वो अलाइंड हो गए, और अब आप चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दोगे तब भी वो अलाइंड ही रहेंगे, रेंडमाइज नहीं होंगे। यही अंतर होता है अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय या फेरो चुंबकीय में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे दिखा देते हैं हम कंडीशन कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन रेंडमाइज है, किधर भी किसी का मुंह है, ऐसे करके सारे के सारे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पेयर्ड वालों को तो दिखाना ही नहीं है क्योंकि उनकी बात ही नहीं होनी है। जो भी ये कहानी हो रही है वो सब किनकी वजह से हो रही है, नॉन पेयर्ड की वजह से या अनपेयर्ड की वजह से। तो ये सारे अनपेयर्ड है, अभी ये रेंडमाइज है, अभी ये पदार्थ हमें नहीं मालूम कि अनुचुंबकीय है या फिर लौह चुंबकीय है, हमें नहीं मालूम। उसमें भी अनुचुंबकीय में भी यही कंडीशन होती है और लौह चुंबकीय में भी यही कंडीशन होती है, ठीक। अभी क्या हुआ, हम चुंबकीय क्षेत्र लगाया, जब चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो ये क्या होंगे, अलाइंड हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे। मान लो जब चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो इनकी ये स्थिति ये बन जाएगी, ये बन गई स्थिति, सभी के सब अलाइंड हो गए एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप एक बार चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, ये अलाइंड हो गए, अब आप चुंबकीय क्षेत्र हटा दो, लेकिन इनकी स्थिति यही रहेगी, वापस ये नहीं आएगी, ठीक है। अनुचुंबकीय में क्या होता कि चुंबक हटाया, वापस से अपनी पुरानी स्थिति में आ गए। लेकिन फेरो चुंबकीय में आपने चुंबकीय क्षेत्र हटाया,
वो वैसे के वैसे ही बरकरार रहेंगे। यानी कि ये अब परमानेंट मैग्नेट हो गए, मतलब हमेशा के लिए चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे ये। ठीक है भाई। और हल्के फुल्के चुंबकीय क्षेत्र से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप हल्का फुल्का चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे तो आपको अनुचुंबकी और फेरोचुंबकी में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। और अगर इलेक्ट्रॉनों के बिहाव पे भी अगर आप डिफरेंस करने की कोशिश करोगे तब भी आपको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। डिफरेंस तब समझ में आएगा अनुचुंबकी और फेरोचुंबकी के बीच में जब हैवी मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तब। ठीक है। अनुचुंबकी आप कितना भी हैवी लगा लो, अनुचुंबकी वाले जो होंगे वो वापस से रैंडमाइज हो जाएंगे और उनमें चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के हटाने पे। लेकिन जो ये वाले होंगे इनमें आपने अगर हैवी मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये चुंबकीय गुण दिखाएंगे, चुंबकत्व प्रदर्शित करेंगे, और उसके बाद आप मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे तब भी ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, चुंबकत्व प्रदर्शित करते रहेंगे परमानेंट। ठीक है। तो ये होता है अंतर। एग्जाम्पल आपके सामने है और दिखाते इसको ऐसे हैं। ठीक है। फेरोचुंबकी को अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी को दिखाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को दिखाते हैं, लौह चुंबकी या फेरोचुंबकी, और इसके बाद दो टाइप और आएंगे उनको दिखाना पड़ता है। तो ऐसे दिखा देते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनों के जो डायरेक्शन है वो एकदम सेम हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके दिखा भी सकते हैं। कहीं कहीं पूछ देता है कि ये स्थिति दिखाएगा और बताओ ये कौन सा है, तो बता दोगे फेरोचुंबकी है। ये नहीं दिखाना है। ठीक है। ये तो हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाने से पहले की बात आपको बताई, तो इसको तो हटा ही देते हैं। इसको पूरा नोट कर लो फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला है भाई आप लोगों का प्रतिलोह चुंबकी, या फिर इसको एंटी फेरो चुंबकी भी बोलते हैं, एंटी फेरो मैग्नेटिक। ठीक है। तो इसमें होता क्या है देखो समझो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, मतलब कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित होते हैं, लेकिन वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि वो युग्मित जैसा काम कर डालते हैं। मतलब कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं लेकिन वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित हैं कि ऐसा लगने लगता है कि इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं, मतलब युग्मित हैं, जबकि वो रियल में हैं कैसे, अयुग्मित। देखो क्या है, इसके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे कि इस तरह से, एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इधर व्यवस्थित हो गया, तीसरा इधर है तो चौथा इधर है, पांचवा अगर इधर है तो छठवां इधर है, इस तरीके से व्यवस्थित हो गए। ध्यान रखना ये पेयर नहीं है, नहीं तो दो दो के पेयर मान लो, पेयर नहीं है ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। पेयर्ड वालों की तो कहानी खत्म हो गई प्रतिचुंबकी में। ठीक है। उसके बाद ये जितनी कहानी है वो सारी की सारी चलेगी अनपेयर्ड में, अयुग्मित में। अब देखो ये हैं कैसे, अनपेयर्ड। ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये व्यवस्थित इस तरीके से हैं कि काम जो ये कर रहे हैं वो पेयर्ड जैसा कर रहे हैं। भाई पेयर में क्या होता है, अगर पेयर होगा तो जाहिर सी बात है कि उस कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर को मुंह किए होगा और दूसरा नीचे को, मतलब उनके जो आघूर्ण होंगे वो कैसे होंगे, एक दूसरे के विपरीत। इसीलिए जो अयुग्मित जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, प्रतिकर्षण पैदा करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, अनपेयर्ड हैं, तो हम उनसे उम्मीद ये करते हैं कि ये चुंबकत्व दिखाएंगे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण प्रदर्शित करेंगे। लेकिन इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये हमारी उम्मीद पर पानी फेर देते हैं। मतलब हमको तो लगता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे, आकर्षित होंगे, लेकिन ये अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं कि बिल्कुल जो इनकी हरकतें होती हैं वो पेयर्ड जैसी हो जाती हैं। भाई अब अलग अलग ऑर्बिटल में, मतलब अयुग्मित रहते हुए भी इन लोगों ने अपने आघूर्णों को, मतलब अपने जो इनके चक्रण हैं उनको ऐसे हिसाब से सेट कर लिया है कि एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ पे जो इनका बिहेवियर है वो बिहेवियर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, लेकिन रियल में ये पेयर्ड नहीं है। कैसे है, अनपेयर्ड है। ठीक है भाई। तो ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी व्यवस्था एक
ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे। अब अगर पेयर्ड भी होगा तो उसमें भी यही होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों जैसी हरकतें करना, उसको हम कहते हैं प्रतिलोह चुंबकी। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित होते हैं लेकिन वे इस तरह से संरेखित होते हैं कि नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। ठीक है भाई, अब ये जितना आघूर्ण पैदा करेगा ये उसको कैंसिल कर देगा, ये जितना पैदा करेगा ये उसको कैंसिल कर देगा। इस तरीके से कहानी होती है। इनके जो एग्जाम्पल हैं इंपॉर्टेंट, उनमें से ये वाला और ये 4 एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये पूछे भी जाते हैं लेकिन कम। ठीक है, बोर्ड में कम, तो इसको इतना नोट करो। फिर उसके बाद एक टाइप और बचा है, उसको भी बता दें और खत्म हुआ। तो देखो भाई, फेरी चुंबकी समझो। फेरी चुंबकी में क्या होता है? देखो, फेरी चुंबकी में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अच्छी खासी होती है, जैसे कि अनुचुंबकी या फेरोचुंबकी या एंटी फेरोचुंबकी में होती है। उसी तरह से इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित होती है। अच्छी खासी मात्रा में उनमें भी होती है और अच्छी खासी मात्रा इनमें भी होती है, काफी सारी। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी के जैसी होती है। तो फिर हम उम्मीद कर रहे होते हैं इनसे कि इनमें भी अच्छा खासा चुंबकत्व प्रदर्शित होगा, क्योंकि इन्हीं सब की तरह, जैसे कि लौह चुंबकी या फेरो चुंबकी जो भी बोलो उसको, उसकी तरह जैसे उसमें काफी अच्छा खासा चुंबकत्व प्रदर्शित होता है, तो उसी तरह इसमें भी अच्छा खासा चुंबकत्व प्रदर्शित हो रहा होगा, हम ये सोचते हैं। लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो होती है, सभी के जैसी होती है, खूब अच्छी खासी होती है। लिखा भी है बड़ी मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बड़ी मात्रा में सभी में होते हैं, अनुचुंबकी में भी होते हैं, लौह चुंबकी में भी होते हैं और प्रतिलौह चुंबकी में, सब में होते हैं। वैसे ही इसमें भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है कि उनमें से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्कर कर लेते हैं। ज्यादातर, सभी नहीं, ज्यादातर। और कुछ ही इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो सेम डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। मतलब कि अधिकांश इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब विपरीत शिफ्ट हो गए तो वो तो कहानी बन गई कुछ कुछ प्रतिलोह चुंबकी जैसी, कि अयुग्मित तो हैं लेकिन व्यवस्थित इस तरह से हो गए हैं कि एक दूसरे को चुंबकीय आघूर्ण जो है वो एक दूसरे का कैंसिल करने लगे। ठीक, ज्यादातर। लेकिन कुछ कुछ बहुत इलेक्ट्रॉन, थोड़ी बहुत संख्या में ऐसे होते हैं जो सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में संरेखित हैं या व्यवस्थित हैं, उनकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण तो आता है, लेकिन इतना ज्यादा कम आता है कि हम सोच नहीं सकते। हम सोचते हैं कि इसमें काफी ढेर सारा चुंबकीय आघूर्ण आएगा, ढेर सारा चुंबकत्व प्रदर्शित होगा, लेकिन ढेर सारा ना होकर के उसमें बहुत छोटी मात्रा में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो ढेर सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे वो सभी के सभी इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं होते हैं कि एक ही डायरेक्शन में हो जाएं और काफी सारा चुंबकत्व प्राप्त हो जाए। कैसे व्यवस्थित होते हैं? उनमें से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल करने लगते हैं, एक दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण। लेकिन कुछ एक इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिनकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण तो प्रदर्शित होता है लेकिन काफी ज्यादा कम होता है। ठीक है, मतलब शून्य नहीं होता, टोटल शून्य नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, जैसे कि देखो कुछ इस तरह से कहानी होती है। जैसे मान लो ये सारे अयुग्मित हैं, एक ये अयुग्मित है और दूसरा एक ये भी अयुग्मित है, ये भी अनपेयर्ड है, लेकिन व्यवस्थित हो गया ठीक इसके उल्टा। ठीक, अब इन दोनों का जो चुंबकीय आघूर्ण था वो कैंसिल कर गया। हम सोच रहे थे कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाते तो थोड़ा बहुत मिल जाता, लेकिन इन्होंने क्या किया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद दो और थे वो भी इस तरह से व्यवस्थित हो गए, इन्होंने भी कैंसिल कर लिया। उसके बाद मान लो दो ऐसे बचे जो सेम डायरेक्शन में हो गए। ठीक है, तो अब उम्मीद कर रहे थे हम इन सब से कि ये सभी एक डायरेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर सभी एक डायरेक्शन में चले जाते तो ये क्या हो जाते, फेरो चुंबकीय हो जाते या लौह चुंबकीय हो जाते। ठीक, तो जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये लौह चुंबकीय है, कुल मिला के ऐसे समझो कि जिन पदार्थों से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये लौह चुंबकीय होगा और वो लौह चुंबकीय ना निकल के बिल्कुल कैसा निकल जाता है, बिल्कुल
बहुत ही दुर्बल चुंबकत्व दर्शाता है, थोड़ा बहुत दर्शाता है, ठीक है। मतलब लौह चुंबकी के नाम पे कलंक बन जाता है, जो उसको हम बोल देते हैं फेरी चुंबकी, ठीक। तो ये इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, इन दोनों ने भी कैंसिल कर दिया। अब ये दोनों केवल ऐसे बचे हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत चुंबकीय आघूर्ण पैदा हो जाएगा, ठीक। कुल मिला के ये समझ लो कि जो फेरी चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनका चुंबकीय आघूर्ण फेरो चुंबकी, मतलब जो फेरो चुंबकी लौह चुंबकी उनकी तुलना में काफी कम होता है, लेकिन जो प्रतिलौह चुंबकी है उनसे ज्यादा होता है। प्रतिलौह चुंबकी का तो शून्य हो जाता है, तो इनका शून्य नहीं होता है, इनका थोड़ा बहुत रहता है लेकिन बहुत कम रहता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की कहानी होती है। अगर इस तरह से कभी बना के भी दे देता है कि इस तरह से बना है तो बताओ ये कौन सा है, ठीक है भाई, तो समझ लेना कि ये फेरी चुंबकी है। ये कैंसिल, एक दूसरे से कैंसिल कैंसिल, लेकिन ये सारे कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इनको पेयर मत मानने बैठना कि ये जोड़ा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये नहीं है, ठीक है। सारे सारे अनपेयर्ड है। पेयर्ड वालों को तो हम दिखाई ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं है। जो भी कहानी है वो किसकी है, अनपेयर्ड की। तो ये हो गए आपके सारे के सारे फेरी चुंबकी के साथ टोटल खत्म, सबके एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, एक कहानी और होती है, कहीं कहीं हमने देखा है लिखा बुक्स में कि इलेक्ट्रॉन की जगह पे एक वर्ड यूज करते हैं डोमेन, ठीक है। आपने भी कहीं अगर लिखा देखा हो या सुना हो तो अच्छी बात है, और अगर ना सुना हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो डोमेन वर्ड यूज करते हैं, तो आप समझ जाना, यहाँ पे हम डिटेल में बताओ तो बता दें डोमेन का मतलब। आपके लिए हम बता रहे हैं, वैसे तो बात अलग होती है, लेकिन आपके लिए बता रहे हैं कि वो डोमेन कहे या इलेक्ट्रॉन कहे, कहीं पे या तो डोमेन लिखा हो तो आप समझ जाना कि ये इलेक्ट्रॉनों की ही बात हो रही है, ठीक है। एक ही बात मान के चलो अपने लिए, ठीक है। वैसे तो थोड़ा डिफरेंस होता है, डिफरेंस बता दें कहो तो आप डोमेन और इलेक्ट्रॉन सेम मान के चलना, ठीक है। चलो डिफरेंस देख लो, बता देते, छोटा सा डिफरेंस है। डोमेन क्या होता बता दें, वो भी होता इलेक्ट्रॉन की ही कहानी होती है सारी, ठीक है। कहीं कहीं डोमेन कह देते हैं, तो इतना नोट करो, फिर इसको हटाएं, फिर एक बार बता दें डोमेन क्या होता है, ठीक है। वैसे जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन बता ही देते हैं। तो देखो भाई डोमेन क्या होता है, डोमेन बता दें, छोटी सी बात है, देख लो डोमेन समझ लो क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, तो ठोस पदार्थ होगा, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे घटक कण एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल चिपक के लगे होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये मेरे पास कोई ठोस पदार्थ का टुकड़ा है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों कण होंगे। अब कणों में मान लो परमाणु भी हो सकता है, कण भी आयन भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, ठीक है, जो भी जिससे भी मिलके बना है, जो भी कण इसके हैं। अब कण कोई भी हो, चाहे अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, इलेक्ट्रॉन तो सब में होंगे, ठीक है, अनपेयर्ड भी होंगे, ठीक है। अगर सारे के सारे पेयर्ड होंगे तो मान लो कि बात ही खत्म हो गई, फेरो चुंबकी फेरी चुंबकी बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको दिखाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, पेयर्ड वालों को यहाँ भी नहीं दिखाएंगे। तो होता क्या है, देखो जिन टाइप के भी कणों से ये मिलके बना है, वो कण क्या होते हैं, बहुत ही पास पास लाखों करोड़ों अरबों कण हैं इसमें, ठीक है। तो होता क्या है, ये कण जो होते हैं ये अपना अपना एरिया बांट लेते हैं, मतलब कि अपना अपना क्षेत्र बांट लेते हैं। एरिया ना बोल गए, एरिया तो क्षेत्रफल को कहते हैं, एरिया का मतलब अपना अपना रीजन बांट लेते हैं, मतलब क्षेत्र बांट लेते हैं। जैसे समझो, देखना, जैसे कि मान लो कि इतनी जगह है, इतनी जगह में जो कण हैं, इतनी जगह के कण तो सभी में है, लेकिन इतनी जगह के जो कण हैं, इतने एरिया में, इतने रीजन में जितने भी कण हैं, उन सभी ने, ध्यान से सुनना, इतनी जगह में जितने भी कण हैं उन सभी कणों ने अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को किसी सेम डायरेक्शन में संरेखित कर रखा है, सेम डायरेक्शन में। इतनी जगह के जितने भी कण हैं उन सब ने अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को किसी सेम डायरेक्शन में व्यवस्थित कर रखा है। मान लो इस डायरेक्शन में इन सब ने व्यवस्थित कर रखा है, सभी ने जितने भी हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए सभी इतनी जगह में, ठीक। अब मान लो कि ये जगह है जो ये वाली, तो इतनी जगह में जितने भी कण हैं, इतनी जगह में उन सभी ने अपने इलेक्ट्रॉनों को इस डायरेक्शन में व्यवस्थित कर रखा है, सभी ने। ये क्या गुटबंदी कर जाते हैं ना, तो गुट बना जाते हैं अपना, मतलब सभी ने कर लिया है इस डायरेक्शन में, ठीक।
अभी ये मान लो हम यहाँ पे ऐसे करके बना देते हैं। अब ये जो क्षेत्र है, इतनी जगह है, इतने में जितने भी कण हैं, इतनी जगह में जितने भी कण हैं, उन सब ने अपने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको मान लो इस डायरेक्शन में व्यवस्थित कर रखा है। सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से व्यवस्थित कर दिया। इतनी जगह में जितने भी कण हैं उन सब ने अपने जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनको इस डायरेक्शन में व्यवस्थित कर दिया। ठीक, तो ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का एक प्रकार से समूह सा बन गया। ठीक है, लेकिन समूह बना के कौन रखते हैं? जो इनके कण हैं, घटक कण, अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। उन लोगों ने क्या किया कि गुटबाजी की, और गुटबाजी करके अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को सभी ने किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी ने मोड़ दिया, अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को। इस ग्रुप ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉनों को इस डायरेक्शन में मोड़ दिया, सभी को कर दिया। इस वाले ग्रुप ने क्या किया? इधर कर दिया, इसने इधर कर दिया, इसने इधर कर दिया। इस तरीके से एक तरीके से ग्रुप टाइप के बना लिए, समूह टाइप के। तो इन जो पूरे पूरे जो ग्रुप दिख रहे हैं इन्हीं को डोमेन बोला जाता है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो डोमेन के अंदर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चाहे इलेक्ट्रॉन बोलो चाहे डोमेन बोलो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एक ही बात है। अब डोमेन के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन ही। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम? अभी तक हमने जैसे आपको बताया तो वहां पे हमने आपको केवल इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित किए। ठीक है, अब कहीं कहीं डोमेन लिख के दे देता है, तो डोमेन में क्या हुआ? डोमेन के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है। मान लो इस पूरे डोमेन को हमने एक इलेक्ट्रॉन से दिखा दिया, इस पूरे को हमने ऐसे करके दिखा दिया। ठीक, इस पूरे डोमेन को हमने ऐसे करके दिखा दिया, इस पूरे डोमेन को हमने ऐसे करके दिखा दिया, इस पूरे डोमेन को हमने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, तो डोमेन और इलेक्ट्रॉन की कहानी समझ गए होगे, अंतर है भी और नहीं भी है। ठीक है, तो यही होता है डोमेन, इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप, या इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप ना कहें तो ये कहें कि ये इलेक्ट्रॉन जिन कणों के हैं, जिन भी अणुओं के हैं, जिन परमाणुओं के हैं, या जिन आयनों के हैं, उनका ग्रुप, जो कि अपने क्षेत्र में एक एक क्षेत्र होता है कि इतनी जगह के जितने कण हैं वो सभी अपने इलेक्ट्रॉनों को इस डायरेक्शन में कर देंगे, इतनी जगह के जो इधर कण है वो इधर कर देंगे, इतनी जगह में जितने कण है वो सारे इधर कर देंगे। ऐसे करके अपना अपना ग्रुप टाइप का बना लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम डोमेन। ठीक है, एक डोमेन ये, एक डोमेन ये, एक ये सारे डोमेन है। और एक एक डोमेन में 10 की घात कहीं कहीं 15 लिखता है, कहीं कहीं 17 लिखता है, कहीं कहीं 21 भी लिख देता है। इतने इतने कण होते हैं एक डोमेन में, मतलब कि एक डोमेन में इतने कण मौजूद होंगे, 10 की घात 15 या 10 की घात 17 या 10 की घात 21। तो सोच सकते हो जब इतने सारे कण हैं एक डोमेन में तो उनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है ना, तो डोमेन वाली कहानी यही हो गई। अब यहीं से वीडियो करते हैं हम खत्म, लंबा हो गया है। अंत में वही, अगर पसंद आया हो वीडियो, ठीक लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है भाई।